सभा पटल पर रख दिया गया। पहला सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति जी, मेरा क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि भूकंपीय गतिविधियों के मद्देनजर गुजरात के किन किन क्षेत्रों में, खास तौर पर कच्छ में विशेष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा कौन से तकनीकी उपाय तथा सतर्कता बरती जा रही है और संभावित खतरों को कम करने के लिए कोई दीर्घकालिक उपाय लागू किए गए हैं? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा उठाए गए उपायों से लाभ हुआ है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य चूँकि गुजरात से आते हैं तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने ये प्रश्न रखा है, लेकिन साथ ही साथ गुजरात से इसका एक और भी ताल्लुक है। वैसे तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के भूकंप की भविष्यवाणी 100% या 100% करना बहुत कठिन रहता है, लेकिन उसके बावजूद बाकी देशों की तुलना में भारत का प्रयास कहीं गुना अधिक है और इसमें प्रगति भी हुई है। और जब मैंने कहा कि इससे गुजरात का एक और भी ताल्लुक है, तो मेरा तात्पर्य ये था कि सबसे पहली बार जब वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो कच्छ में आए भूकंप के बाद देश में पहली बार नेशनल डिज़ास्टर या गुजरात डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कल्पना उनके द्वारा लाई गई थी। और पहली बार भारत में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का यदि कहीं गठन हुआ है तो गुजरात राज्य में हुआ। फिर उसी से प्रेरित होकर के 2005-06 में तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया। इसी प्रकार गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च का कॉन्सेप्ट लाया और उसकी स्थापना भी पहली बार गुजरात में हुई। और उसके उपरांत सन 2014 अगस्त के मास में जब वो प्रधानमंत्री बनकर के केंद्र में आए, तो उसी तर्ज पर केंद्र में भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च लाया गया। और अब जहाँ तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, गत 10 वर्षों में बड़ी तेज़ रफ्तार से, बड़ी तीव्र गति से इसमें प्रगति हुई है। उदाहरण के तौर पर हमारी जो सिस्मिक ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, ऑब्जर्वेटरीज, जो कि भूकंप का अनुमान भी लगाती हैं, उसकी क्या मात्रा है वो भी तय करती हैं, प्रिपेयर्डनेस के लिए वो चेतावनी भी देती हैं, उनकी संख्या सन 2014 से पहले मात्र 80 थी। और पिछले 10 वर्षों में, गत 10 वर्षों में 86 और जोड़ करके वर्तमान में 166 है। अर्थात 70 वर्ष में जितनी ऑब्जर्वेटरीज इस देश में स्थापित की गई थी, उससे अधिक गत 10 वर्षों में। और कच्छ में और भुज के क्षेत्र में जहाँ पर के इसकी संभावना अधिक रहती है, उसी प्रकार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में उसमें विशेष तवज्जो दी गई है। उदाहरण के तौर पर आज भी हमारा नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी इन क्षेत्रों पर विशेष नज़र रखता है। यदि आप पूछें कि क्या प्रगति हुई है, तो सन 2016 में भारत की ओर से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 पॉइंट एजेंडा रखा था। एशियन एक गोष्ठी हुई थी राजधानी दिल्ली में, जिसमें लगभग 39 देशों ने भाग लिया था। और उसके बाद कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया गया। और सन 2047 को लेकर के जो विजन डॉक्यूमेंट भारत सरकार तैयार कर रही है, या जो विजन रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से, उसमें भूकंप की दृष्टि से अर्थक्वेक रिस्क रेसिलिएंट इंडिया बाई 2047 ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और 2021 से लेकर 2025 एक नए प्रयोग का भी इस्तेमाल किया गया, मॉक एक्सरसाइजेस, और उसमें विशेषकर भुज और कच्छ के क्षेत्र में ये एक्सरसाइजेज आरंभिक दौर में
सन 2021 में की गई। इसके अतिरिक्त कुछ कच्छ और भुज के अनुभव के बाद देश भर में एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि रिट्रोफिटिंग के जो इमारतें कमज़ोर हैं या जो भूकंप वाले क्षेत्र में, अर्थक्वेक प्रोन क्षेत्र में, उनको किस तरह से उनको पुनः निर्माणित किया जा सके, उसके लिए इंश्योरेंस पूल भी बनाया गया और विशेषकर गुजरात और अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया। और ये निरंतर प्रयास जारी है। इसका उत्तर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में करता हूँ। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय बाबू भाई। क्या सरकार यह बता सकती है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों, स्कूलों और पुलों जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक मजबूती के लिए कौन कौन से तकनीकी उपाय अपनाए जा रहे हैं? धन्यवाद। लगभग 59% भारत का क्षेत्र, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 59% to 60% इज अर्थक्वेक प्रोन। और इसलिए गत कुछ वर्षों में बिल्डिंग कोड कंप्लायंस के दस्तावेज तैयार किए गए कि इन क्षेत्रों में अगर निर्माण कार्य होना है, इमारतों का कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसके लिए क्या मापदंड रहेंगे, क्या उसके लिए प्रिकॉशंस भी रहेंगी और किस तरह के व्यवस्थाएं रहेंगी। इसी प्रकार पुरानी जो इमारतें हैं उनके निर्माण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि वो भूकंप के बावजूद भी जान और माल का नुकसान ना हो पाए और जितना अधिक सुरक्षित उन हम स्ट्रक्चर्स को रख सके। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न्स में जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा कि अस्पतालों को लेकर के, उसमें भी मुझे ये बड़े संतोष होता है इस सदन के साथ ये बात साझा करते हुए कि एम्स नई दिल्ली और भुज क्षेत्र के अस्पताल वो देश के पहले ऐसे अस्पताल थे जिनको के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर्स के आधार पर पुनः रीस्ट्रक्चरिंग के उस योजना में, उस प्लान में लाया गया। और इसी तरह आने वाले समय में ख़ास तौर से जो अस्पताल ही नहीं, जो बच्चों के लिए स्कूल की इमारतें हैं या इस प्रकार के और जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी पुनः निर्माणित करने के लिए या जो नई इमारतें बन रही हैं उनके लिए नए मापदंड स्थापित करने के लिए समय समय पर कार्य भी हो रहा है और एक आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, क्योंकि कहीं कहीं ये भी ध्यान में आया कि बहुत सारे लोग जिनकी इमारतें पुरानी हो चुकी थी उनको पुनः स्ट्रक्चरिंग करने में संकोच करते आर्थिक कारणों से, तो सरकार ने उस बात को भी बड़ी संवेदनशीलता से लिया है। बहुत धन्यवाद। थर्ड सप्लीमेंट्री माननीय श्री RPN सिंह महोदय, मैं माननीय